गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का पाठ 3 भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता पढ़ने जा रही हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के उद्देश्य जानेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य हमारा इस पाठ को पढ़ने का है कि हम भोजन, पोषण, पोषक तत्व, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता की परिभाषा जान जाएंगे कि भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व, भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व क्या होते हैं और उन पोषक तत्वों से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्वस्थता क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों की अलग अलग परिभाषा हम जान जाएंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है। दूसरा उद्देश्य हमारा है स्वास्थ्य को बनाए रखने में भोजन और पोषण की भूमिका, कि हमारी बॉडी की हेल्थ बनाए रखने में, हमारे स्वास्थ्य बनाए रखने में भोजन और पोषण की क्या भूमिका है, वो किस तरह का रोल अदा करते हैं हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में। तीसरा हमारा उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने का है संतुलित आहार तथा आहार तैयार करने और उसे ग्रहण करने में संतुलित आहार की संकल्पना का प्रयोग किया जा सकता है कि क्या संतुलित आहार है, उस आहार को कैसे हम तैयार करें और उसे किस तरह से ग्रहण करें। संतुलित आहार के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चौथा उद्देश्य हमारा है आहार की निर्धारित मात्रा, आरडीए की परिभाषा और आहार संबंधी आवश्यकताओं और आरडीए के बीच अंतर, कि हमारी आहार की क्या निर्धारित मात्रा, WHO ने एक मात्रा निर्धारित की हुई है हर वर्ग के अनुसार कि बाल्यावस्था में हमें कितना आहार ग्रहण करना चाहिए, शैशवावस्था में कितना ग्रहण करना चाहिए, किशोरावस्था में कितना हमें आहार लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें से ज़रूरी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं कि आरडीए की क्या परिभाषा है, आरडीए के बीच में क्या अंतर है, आहार संबंधी आवश्यकताओं के बीच में क्या अंतर है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट उद्देश्य इस पाठ को पढ़ने का है भोजन को उपयुक्त वर्गों में वर्गीकृत करने का आधार, कि हम जो भोजन है उसको ग्रुप्स में बांट देते हैं। कुछ वर्गों में हमने भोजन को बांटा हुआ है कि किस बेसिस पर, किस आधार पर हमने भोजन को ग्रुप में बांटा हुआ है, वर्गों में बांटा हुआ है, वो हम चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य हमारा है किशोरावस्था में भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले कारक, कि किशोरावस्था में जो हम भोजन करते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, वो हमारे भोजन को कैसे प्रभावित करती हैं, वो आदतें क्या हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा है खान पान संबंधी विकृतियों के कारण, लक्ष्य और पोषण संबंधी हस्तक्षेप। खान पान संबंधी विकृतियों के कारण की मतलब हमारे डेली लाइफ रूटीन में आजकल खाना पीना बदल चुका है, कि वो किस कारण से है, किस कारण से विकृतियाँ आई हैं और इनके क्या लक्षण हैं। जो खान पान संबंधी विकृतियाँ आई हैं, जो चेंजेस आई हैं, उनके क्या लक्षण हैं और क्या वो हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं, हमें कितना उनसे पोषण मिलता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं भोजन, पोषण तथा पोषक तत्व। सबसे पहले हम भोजन के बारे में पढ़ते हैं कि भोजन किसे कहते हैं। वह सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाता है। भोजन हम किसे कहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी तरल, लिक्विड या फिर ठोस या सॉलिड, सेमी सॉलिड चीज़ जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसके डाइजेशन, उसके अवशोषण के बाद जो उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम उससे कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह सभी ठोस अथवा द्रव पदार्थ जो निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान करे, भोजन कहलाते हैं। कि भाई कोई सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड चीज़ जो भी हम निगलते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं। और अवशोषित करने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हमने खाई है उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमें हमारे शरीर को मिल जाए, जो भी पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को मिल जाए। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, भोजन। भोजन के कार्य क्या क्या हैं ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला कार्य भोजन का शरीर को ऊर्जा प्रदान करना।
शरीर भोजन करने से हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। मनुष्य का शरीर कभी निष्क्रिय नहीं होता, मतलब कि ऐसा कभी भी नहीं होता चाहे हम सो रहे हों कि हमारे यहाँ शरीर काम नहीं कर रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं निरंतर होती ही रहती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष है कि जैसे हम बैठ के कुछ लिख रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारी सांसें चलती रहती है, पाचन क्रिया होती रहती है, ये सारी चीज़ें क्या अप्रत्यक्ष रूप से। तो शरीर हर वक्त कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। इन सभी क्रियाओं के लिए हमें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें रेगुलर हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कार्बोज और वसा जैसे पोषक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है, जो हमें भोजन द्वारा ही प्राप्त होती है। यह एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोज और वसा। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोज और वसा होती है, यह एनर्जी हमें उससे मिलती है कार्य करने में। दूसरा कार्य भोजन का है शरीर का निर्माण एवं विकास करना। ये क्या है ये देख लेते हैं। भोजन से हमें वह सभी तत्व मिलते हैं जिनसे नए तंतुओं का निर्माण, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि संभव होती है। इसका क्या मतलब है कि सभी तत्व मिलते हैं जिससे नए तंतुओं का निर्माण। मान लो हमारे शरीर में कोई चोट लग गई है, तंतु क्या होती है, जो सेल्स हमारी स्किन होती है या हर चीज़ जो भी हमारी शरीर में बनी हुई है, हर ऑर्गन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनता है, तंतु से मिलकर बनता है। तो भोजन से हम उनकी मरम्मत, टूटी फूटी चीज़ों की मरम्मत, या हमारी जो हाइट बढ़ती है, जो वेट बढ़ता है, ये चीज़ें का काम कौन करता है, भोजन ही करता है। भोजन से जो हमें आवश्यक तत्व मिलते हैं, यह कार्य भोजन से प्राप्त प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल के माध्यम से होता है। हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, भोजन से। जो हमें प्रोटीन मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं, और जो हम जल ग्रहण करते हैं, ये शरीर के निर्माण एवं विकास में सहायता करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं प्रोटीन से ही निर्मित होती हैं। जो भी अंग हमारे शरीर में बना हुआ है, उन सब की कोशिकाएं, मतलब सबसे बाहर की लेयर जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। लोहा रक्त निर्माण में सहायक होता है। लोहा क्या है, खनिज लवण के अंतर्गत आता है, और ये हमारे खून को बनाने में हेल्प करता है, रक्त निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये भी खनिज लवण ही हैं। ये हमारे दांतों, अस्थि पंजर जैसे हमारी हड्डियां हैं, उनके ऊतकों का निर्माण का काम करता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी होने पर शरीर का ढांचा कमज़ोर हो जाता है। मतलब अगर हम कैल्शियम, फॉस्फोरस नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डियां दुखने लग जाएंगी, धीरे 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 ये इतनी वीक हो जाएंगी, हम इसकी हड्डियों की सहायता से कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वीक होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने दूसरा कार्य क्या देखा भोजन का, कि यह हमारे शरीर का निर्माण एवं विकास करने में सहायता करते हैं। तीसरा कार्य भोजन का है रोगों से शरीर की रक्षा करना। भोजन हमें रोगों से बचाता है। रोगों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका मतलब क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है रोगों से लड़ने की जो हमारी कैपेसिटी, जो हमारे शरीर की कैपेबिलिटी होती है, वो हमें किससे मिलती है, भोजन से ही प्राप्त होती है। बीमारी में भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हमें जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो वो पोषक तत्व हमने भोजन से ग्रहण किए हैं वही हमारी हेल्प करते हैं बीमारी से लड़ने में, जल्दी से रिकवर होने में। जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा विटामिन डी शरीर की प्रक्रियाओं को नियमित रूप से चलाने का काम करते हैं। जो हमारी डे रूटीन की लाइफ की हमारी जो एक्टिविटीज़ हमारी शरीर में होती रहती है, इसको कौन कंट्रोल करता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा विटामिन डी। तथा रिकेट्स रोग से बचाता है। रिकेट्स क्या होता है, तुम बच्चों की देखा होगा, पैर मुड़े हुए होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, वो होता है रिकेट्स। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। अगर ये हम सही मात्रा में ग्रहण करते रहें तो हमें ये रिकेट्स रोग से बचाता है। दूसरा है विटामिन ए, स्वस्थ नेत्र दृष्टि के लिए अनिवार्य है। विटामिन ए किससे मिलता है हमें, लाल पीले फल सब्जियों से मिलता है। ये हमें किससे बचाता है, नेत्र दृष्टि, जो रात रतौंधी हो जाती है बीमारी
अंधेरे में दिखना, शाम में दिखना बंद कम हो जाता है, धीरे धीरे ऐसा होता है। जैसे जैसे शरीर में विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा होती जाती है, हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है। तो रतौंधी से बचाने के लिए हमें क्या आवश्यक है? विटामिन ए की आवश्यकता है। स्वस्थ त्वचा के लिए हमें विटामिन सी चाहिए, और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, गले में गलखंड हो जाता है, गल ग्रंथि की नाम की बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक में जो होता है आयोडीन। फिर है लोहा, अनीमिया रोग से हमारा बचाव करता है। लोहा हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्या बनाने में हेल्प करता है? रक्त निर्माण में हेल्प करता है। अगर लोहा की कमी हो जाए तो हमें अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कार्य देख लेते हैं भोजन का क्या है? मनोवैज्ञानिक कार्य। प्रत्येक मनुष्य की कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि सुरक्षा, प्रेम और आदर सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन एक माध्यम है। भोजन मानसिक संतोष एवं सुरक्षा का भाव प्रदान करता है, जैसे कि माँ के द्वारा प्यार से परोसा गया भोजन बच्चे को माँ के प्यार और लगाव का एहसास दिलाता है। अगर हमारा पेट भरा होगा, भरपूर भोजन हम ले रहे होंगे, तो हम मेंटली स्टेबल होंगे। हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि हाँ, हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, और हम अटैच होते। जैसे किसी ने टेस्टी खाना बनाया, एग्जांपल मम्मी हमारा अच्छा खाना बनाती है, खाना बना कर देती है, हम खाते हैं, प्यार से परोसती है माँ, तो हमारे एक माँ बच्चे के बीच में एक स्वस्थ संबंध बनता है, जो कि क्या है? मनोवैज्ञानिक कार्य है। किसी के प्रति प्रेम की भावना होना, सुरक्षा की भावना होना, ये एक मनोवैज्ञानिक कार्य है जो कि भोजन के द्वारा किया जाता है। लास्ट कार्य जो भोजन के द्वारा किया जाता है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। भोजन का अपना ही सामाजिक महत्व है। किसी व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करने से आपसी सामंजस्य की भावना विकसित होती है। परिवार के सभी सदस्यों में एक साथ भोजन करने से पारिवारिक संबंधों को मजबूती मिलती है। दिवाली, क्रिसमस, ईद के मौके पर परिवार एवं आस पड़ोस के लोगों से विशेष पकवानों के आदान प्रदान से घनिष्ठता की भावना बढ़ती है। किसी दावत में परोसे गए व्यंजनों से व्यक्ति के सामाजिक स्तर का भी एहसास होता है। तो इसका क्या मतलब है? सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। समाज क्या है? सोसाइटी। हम जिसके साथ उठते बैठते हैं, सोशल होते हैं, वो है समाज। हम आपस में मिल बैठकर खाना खाते हैं, इससे हमारी आपसी संबंध अच्छे बनते हैं। हम कोई भी त्यौहार है, कहीं बर्थडे है, ऐसे किसी चीज़ का सेलिब्रेशन है, हम आपस में क्या करते हैं? किसी के घर आते हैं, कि किसी को अपने घर बुलाते हैं, बैठकर सब इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। तो ये सब आपस में एक घनिष्ठता की भावना बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से भोजन का सामाजिक सांस्कृतिक कार्य होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पोषण। पोषण की क्या परिभाषा है? भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण क्या कहलाता है? पोषण भोजन में जो भी इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व उपस्थित हैं, जो हमारी शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कि पोषण क्या है? कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। कि कार्य करता हुआ भोजन का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी खाया, जो हमारे शरीर में हमने खाना कुछ भी बाहर से कोई भी खाना खाया, जैसे बर्गर खा लिया, XYZ कोई उल्टा सीधा खाना खा लिया, जो हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, तो वो पोषण नहीं कहलाएगा। पोषण सिर्फ वो कहलाएगा जो हमारे शरीर को फ़ायदा देता है। वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और पोषण उपयोग में लाया जाता है। पोषण एक प्रक्रिया मतलब पूरा प्रोसेस है जो चलता रहता है। हमारा शरीर भोजन ग्रहण करता है, फिर उसको उपयोग में लाता है, वो ये सारा प्रोसेस पोषण कहलाता है। हम सब जानते हैं कि भोजन से ही हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। सिर्फ भोजन खा लेने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं बनता है। भोजन में आवश्यक पोषण होनी चाहिए। भोजन खाने से हमें पोषण मिलना चाहिए, वो हमें स्वस्थ बनाता है। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जिससे भोजन हमारे शरीर में होकर गुजरता है? सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण होता है, फिर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचालन द्वारा दूसरे हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। हम भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका डाइजेशन होगा, हमारे शरीर में उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद अवशोषण। अवशोषण का क्या मतलब है? अवशोषण का मतलब है जो भी भोजन में
पोषक तत्व हैं आवश्यक, वो हमारा शरीर उसे ग्रहण कर लेता है और फिर रक्त में मिलकर रक्त संचालन के द्वारा दूसरे हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। इसे हम अवशोषण कहते हैं। भोजन के जिस अंश का जो हिस्सा भोजन का पाचन नहीं हो पाता है और अवशोषण नहीं हो पाता है, वो शरीर में मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्व एवं उनकी मात्रा ही व्यक्ति के पोषण स्तर को निर्धारित करती है। किसी व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है कि उसने क्या भोजन ग्रहण किया है और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व उसके अंदर प्रेजेंट है, कि किसी भी भोजन में कौन से पोषक तत्व उसमें उपस्थित हैं और कौन सा भोजन व्यक्ति ने ग्रहण किया है, उस व्यक्ति का पोषण स्तर को निर्धारित करता है। व्यक्ति के पोषण स्तर के वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण विज्ञान कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान का हम पोषण स्तर पढ़ते हैं कि इसका क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इस सारी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोषण विज्ञान। अभी तक हमने पढ़ा भोजन क्या होता है और भोजन से हमें जो मिलता है कार्य करता हुआ भोजन क्या कहलाता है, पोषण। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्व की परिभाषा जान लेते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे सभी रासायनिक घटक जो भोजन में विद्यमान होते हैं व जिनसे शरीर अपने सभी कार्य करने में सक्षम होता है, पोषक तत्व कहलाते हैं। जो भी भोजन में हमारे रासायनिक तत्व, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की टूट फूट ठीक करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, ये सारे रासायनिक चीज़ें, जो रासायनिक घटक हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं और हमारे शरीर के सभी कार्यों को करने में हमारी सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में पोषक तत्व जीवन के लिए अति आवश्यक है। अगर भोजन में पोषक तत्व नहीं हो, वह भोजन लेना व्यर्थ है, क्योंकि अगर भोजन में पोषक तत्व नहीं होंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी काम करने के लिए, हमें बीमारियों से लड़ने की ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमारे शरीर की टूट फूट नहीं ठीक होगी, तो ऐसे भोजन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए भोजन में पोषक तत्व जीवन के लिए अति आवश्यक है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। मतलब पोषक तत्व किस किस प्रकार के हो सकते हैं जो हमें खाद्य पदार्थों में मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये हो गए, ये हैं खनिज लवण। इसके अतिरिक्त जल व फोक पोषक तत्व न होते हुए भी भोजन के अभिन्न अंग हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पोषक तत्व न होते हुए भी, कि जल से हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। फोक क्या है? फोक होते हैं रेशे, जैसे हम खाते हैं, खीरा खा लिया हमने, आम खा लिया, ये शकरकंदी खा ली, रेशेदार जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोक। जो भी हम सलाद के रूप में लेते हैं रेशेदार, उनको फोक बोलते हैं। इनसे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के अभिन्न अंग हैं। पोषक तत्वों को हमारे दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृद्ध पोषक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इनके बारे में जानते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं। अब हम बारी बारी से जान लेते हैं कि पोषक तत्व में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वृद्ध पोषक तत्व क्या होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वृद्ध पोषक तत्व होते हैं ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, वृद्ध पोषक तत्व कहलाते हैं। जो हमारे सारा दिन के भोजन का मुख्य भाग है, जो हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वृद्ध पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन पोषक तत्वों का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि तथा तंतुओं की मरम्मत करना होता है। जो हम लार्ज अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उनका कार्य क्या होता है, हमें किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। और जो हमारे शरीर में टूट फूट हो रही है, टूट फूट का मतलब क्या है, कोई चोट लग जाती है, कहीं कट आ जाता है, उसको ठीक करते हैं। ये सारे काम, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, ये सारे काम जो पोषक तत्व करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वृद्ध पोषक तत्व। वृद्ध पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा जल। ये सारे हमारे वृद्ध पोषक तत्वों के उदाहरण हैं।
अब दूसरा है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व वह पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है। मतलब इनकी आवश्यकता तो है लेकिन हम इसको बहुत भर के नहीं खाते हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हम इसको अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। इन पोषक तत्वों का प्रमुख कार्य शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं तथा शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है कि जो भी कार्य हमारे शरीर में चल रहा है, जो भी अंतर्गत क्रियाएं चलती रहती है उसको सुचारू रूप से करने के लिए ये हमारी सहायता करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं खनिज, विटामिन। खनिज क्या होती है, जैसे आयरन हो गया, लोह तत्व जो हमें खून बनाने में हेल्प करता है। फॉस्फोरस, कैल्शियम ये हमारी हड्डियां मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। ये सारे क्या हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होती है हमारे शरीर के अंदर। एक बार हम चार्ट की सहायता से देख लेते हैं। पोषक तत्वों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, वृद्ध पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृद्ध पोषक तत्व वो होते हैं जो हमें अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जो हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। वृद्ध पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और रेशा। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं खनिज। खनिज कौन कौन से हैं, आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, फॉस्फोरस इत्यादि। और दूसरा है विटामिन, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन B12, ये सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम जानेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है। अब हम जान लेते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए संतुलित आहार कहलाता है। इसका क्या मतलब है, विभिन्न खाद्य पदार्थ की हमारे खाने में जो भी अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ होते हैं उन सबको मिलाकर जो हमारे शरीर को पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार। ऐसा नहीं है कि हमने रोटी खा ली, उसमें हमें सारा कार्बोज मिले जा रहा है, उससे हमें एनर्जी मिले जा रही है, ये पौष्टिक तत्व, ये संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। जैसे हमने चावल ही खा लिए उससे कार्बोज ले रहे हैं, या फिर हमने सिर्फ फ्रूट्स ही खा लिए उससे हमें विटामिन्स मिल रहे हैं, या फिर सिर्फ दाल खा ली है, पनीर खा लिया, प्रोटीन ही ली जा रही है, ये हमारा संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। संतुलित आहार क्या कहलाएगा, तो रोटी ले ली, थोड़े चावल ले लिए, एक कटोरी दाल ले ली, उसमें थोड़ा सा घी ले लिया, उसमें सलाद भी हो, दही भी हो, फ्रूट्स भी हों, ये सारी चीज़ें मिलाकर जिसमें हमें हर मात्रा में हर चीज़ें जो हमारे शरीर को आवश्यक है, ये सारी चीज़ें मिलकर मिश्रण जो बनता है वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार। संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिससे आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की पूर्ति हो, कि जिस खाने को खाने से हमें एनर्जी मिले किसी कार्य को करने की, जिसमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन व जल उचित मात्रा में सम्मिलित हो, कि सारे पोषक तत्व उस खाने में प्रेजेंट हो। कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन, जल उचित, मतलब ये सारी चीज़ें उचित मात्रा में होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से अधिक हो उसमें या ज़रूरत से कम हो, उचित मात्रा में जितना हमें चाहिए उतना ही उसमें प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार। जिसमें शरीर में संचय किए जा सकने वाले पोषक तत्व तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक हों ताकि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। संतुलित आहार वह कहलाता है कि क्या मतलब इसका, कि शरीर में संचय किए जा सकने वाले पोषक तत्व तात्कालिक आवश्यकता से अधिक हों। मतलब मान लो हमें एनर्जी चाहिए, अभी एनर्जी चाहिए लेकिन कम चाहिए काम करने की, लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे भी होते हैं जो हमारा शरीर स्टोर कर लेता है। जैसे हमने देखा फैट है, फैट वसा हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। ये वसा से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। मान लो हम एकदम से बीमार पड़ जाएं, हमने खाना पीना छोड़ दिया है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो जो स्टोर्ड वसा है, जो हमारे शरीर में पहले से ही संचय एकत्रित हो चुका है वसा या फिर ये कार्बोज, तो ये हमें उस टाइम पर किसी कार्य को करने की एनर्जी देता है। जो पहले से स्टोर्ड प्रोटीन है वो हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो गई है, चोट लग गई है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है।
तो संतुलित आहार ऐसा हो कि कुछ स्टोर भी किया जा सके हमारे शरीर के अंदर। ये हो गया संतुलित आहार। अब हम देखेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA, निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। ये क्या होती है, अब इसे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं निर्धारित आहार संबंधी मात्रा RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने विभिन्न आयु वर्ग, लिंग, कार्य एवं विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे भारतीयों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा अर्थात निर्धारित आहार संबंधी मात्रा RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस निर्धारित की है। तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अलग अलग एज ग्रुप की शैशवावस्था के में जो बच्चे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, किशोरावस्था में बच्चों को क्या आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, बाल्यावस्था में क्या ज़रूरत होती है, प्रौढ़ावस्था में क्या आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से लिंग के अनुसार कि लड़कियों को आवश्यक तत्व कौन से चाहिए, कितने चाहिए, लड़कों को कितने चाहिए, किस तरीके का हम कार्य कर रहे हैं, हम कोई हैवी कार्य कर रहे हैं, हम नॉर्मल बैठ के कोई काम कर रहे हैं, कहीं पर जाके मजदूरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल लेटे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते। तो इस तरीके के लोगों के लिए क्या कितना उनको आवश्यक तत्वों की ज़रूरत है, ये सारी मतलब विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ICMR ने एक मात्रा प्रस्तावित कर दिया आहार संबंधी। उसे हम क्या कहते हैं, RDA, निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। ये किसने दी है, ICMR ने दी है। किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार का निर्धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये देख लेते हैं कि व्यक्ति को संतुलित आहार का निर्धारण कैसे किया जाए, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले है, इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। एक संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के सारे तरह के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल हो। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, नहीं, सारी चीज़ सही अनुपात में जितना हमें ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर इसमें सभी पोषक तत्व RDA के अनुसार हो, कि जो भी पोषक तत्व हैं वो जो हमारी निर्धारित आहार संबंधी मात्रा ICMR ने निर्धारित की है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें पोषक तत्व हेतु अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध हो, कि जो भी पोषक तत्व हम लेते हैं वो हमारा शरीर स्टोर भी कर पाए, अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में मदद करता हो, कि वह आहार जो हम ले रहे हैं संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए और उसको बचाए रखने में मतलब हमें कोई बीमारी ना लगे, कोई टूट फूट ना हो। हमारे जैसे बाल झड़ने लग जाते हैं प्रोटीन की कमी के कारण, तो अगर हम अच्छा प्रोटीन ले रहे होंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बचा रहा है ये हमें और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में, कि जो भी चीज़ हमारा हेल्थ है उसको अच्छी बनाए रखने में हेल्प करे, ऐसा संतुलित आहार हमें लेना है। नेक्स्ट है, लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए हो। कैसा संतुलित आहार हमें लेना है, कि जो हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हाइट बढ़े जा रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर वेट बढ़े जा रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है। हाइट और वेट एक सेम अपेक्षित मात्रा में हो, एक सही बैलेंस रूप में हो, कि जितनी हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वेट बढ़ रहा है। आगे हम देखेंगे पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, कि क्या हमें पोषण संबंधी हमारी आवश्यकताएं हैं और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब हम पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं न्यूनतम आवश्यकता प्रस्तावित मात्रा, रिकमेंडेड अलाउंस क्या है और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी आहार से संबंधित। न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है, शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों की कमी होने से होने वाले रोगों से बचाने के लिए जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम आवश्यकता कहलाती है। कि ऐसा हो कि मान लो हम कुछ चीज़ खा रहे हैं, हमें प्रोटीन चाहिए जितनी हमें उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कि ऐसा ना हो कि हमारी हाइट ही बढ़ना बंद हो जाए, हमारा वेट ही बढ़ना बंद हो जाए।
तो उसकी पूर्ति के लिए कि उसकी कमी में हमें कोई बीमारी ना हो जाए, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो बीमारी होती हैं, मान लो अगर उसकी कमी हो जाए प्रोटीन की शरीर में तो हम बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस रिक्वायरमेंट को, उस बीमारी से बचने के लिए जितनी आवश्यकता हमें प्रोटीन की है या जितनी आवश्यकता हमें लो की है, मान लो हमारे शरीर में लो की कमी हो जाए तो हमें अनीमिया हो जाएगा, रक्त बनना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें जितने लोह की मात्रा की आवश्यकता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कि कम से कम इतना तो होना चाहिए किसी बीमारी से बचने के लिए, वो क्या कहलाती है? हमारी न्यूनतम आवश्यकता। और प्रस्तावित मात्रा क्या है? न्यूनतम मात्रा में जब व्यक्ति की अवस्था तथा शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पोषक तत्वों की कुछ अतिरिक्त मात्रा जोड़ दी जाती है तो वह प्रस्तावित मात्रा कहलाती है। स्वस्थ शरीर के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा हमेशा न्यूनतम मात्रा से अधिक ही होती है। तो प्रस्तावित मात्रा क्या है? जैसे न्यूनतम की मिनिमम हमें इतना तो चाहिए ही, और हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए होता है, वो क्या कहलाती है? प्रस्तावित। कि अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए, हम अच्छे हष्ट-पुष्ट दिखना चाहते हैं, तो जो न्यूनतम हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उससे हटके हमें कुछ और लेना पड़ेगा पोषक तत्व उसमें, वो कहलाती है प्रस्तावित मात्रा। अब हम एक एक करके जान लेते हैं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से कारक हैं जो पोषण संबंधी हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। पहला है एज, आयु। विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है कि हमें कौन सा पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, हमारी एज पर, आयु पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों को प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ऊर्जा आदि की आवश्यक प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से वयस्कों से कहीं अधिक होती है। जैसे बच्चों का क्या होता है? बच्चों का शरीर बढ़ता शरीर होता है, वो सारा दिन खेलते रहते हैं, उनको हर चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उनका बढ़ता शरीर है, उनकी हाइट वेट बढ़नी है, वो सारा दिन खेलते रहते हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनको विटामिन ज़्यादा चाहिए किसी भी बीमारी से बचने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो उनकी हर चीज़ की रिक्वायरमेंट, हर पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट वयस्क जो बड़े लोग होते हैं उनसे अधिक होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एज पर भी, आयु पर भी डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है पोषण संबंधी। दूसरा है शारीरिक आकार। पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर के आकार पर भी निर्भर करती है। लंबे व भारी डील डोल वाले व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियां तथा ऊतक आदि अधिक होती हैं, जिसके कारण उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं छोटे व हल्के डील डोल वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती हैं। तो शारीरिक आकार के अकॉर्डिंग कैसे हमें पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए। मान लो हाइट किसी की लंबी है, इट मीन्स उसका जो मसल मास है, जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो क्या होंगी? लंबी बड़ी होंगी। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा फॉस्फोरस, कैल्शियम चाहिए, और जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। इसी तरीके से जिनकी हाइट छोटी है, जो छोटे डील डोल वाले शरीर वाले व्यक्ति हैं, उनको कम आवश्यकता होती है पौष्टिक तत्व की। तीसरा नंबर पे है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम किस तरीके से प्रभावित करता है ये देख लेते हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम के स्तर पर भी निर्भर करती है। शारीरिक श्रम में बढ़ोतरी के अनुरूप ऊर्जा के व्यय में भी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए एक मजदूर की पौष्टिक आवश्यकताएं, विशेषकर ऊर्जा की आवश्यकता किसी ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। तो शारीरिक श्रम का क्या मतलब है? जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ही ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे एक ऑफिस में बैठा व्यक्ति काम कर रहा है, उसे ज़्यादा कोई शारीरिक श्रम नहीं करना है, बैठे बैठे वो काम कर सकता है अपना, तो उसको कार्बोहाइड्रेट, वसा की कम आवश्यकता होगी क्योंकि उसे कम एनर्जी चाहिए। वहीं पर एक मज़दूर को जो कि सारा दिन मेहनत करता है, मेहनत का कार्य करता है, उसको कार्बोज की, वसा की, एनर्जी की, ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकताएं उसके शारीरिक श्रम के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हमने देखा शारीरिक श्रम पर भी डिपेंड करता है कि हम उनकी जो भोजन संबंधी आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंग। किशोर और किशोरी की शारीरिक संरचना में जन्म से ही प्राकृतिक भिन्नता होती हैं। यह भिन्नता उनके आकार, भार, क्रियाशीलता आदि में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसी भिन्नता के कारण दोनों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं में भी अंतर होता है।
मतलब लड़कियों और लड़कियों की जो हमने देखी है बनावट, शारीरिक बनावट है वो अलग होती है। उनका आकार, भार, उनकी क्रियाशीलता वो अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं। उनके शरीर को अलग अलग तरीके के पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ लिंग पर भी डिपेंड करती है कि वो लड़की है या लड़का है, कि उसको कितना पौष्टिक तत्व चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, ये सब लिंग पर भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु कैसे डिसाइड करेगी कि क्या पौष्टिक तत्व हमें कितनी मात्रा में चाहिए। पोषक तत्वों की आवश्यकता पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। प्राय गर्म प्रदेशों में ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यही कारण कि गर्मियों में हम सर्दियों की अपेक्षा कम खाते हैं। तो क्लाइमेट जलवायु पे कैसे निर्धारित करता है कि जो प्रदेश गर्म जलवायु के हैं उनको पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होती है, बजाय के जो ठंड में रहते हैं। हमने देखा भी है कि गर्मियों में हमसे कम खाया जाता है। वो किस कारण से? क्योंकि हमारे शरीर में पहले ही ऊर्जा जो गर्मी बन जाती है उससे हम कार्य कर लेते हैं, बजाय कि जो सर्दियों में हमें ज़्यादा भूख लगती है। वो यही कारण है कि हमें सर्दियों में कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से जलवायु पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी मात्रा में क्या पोषक तत्व कब चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य। शरीर में पौष्टिक तत्वों की मांग स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। बीमारी की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, परंतु कुछ बीमारियों में कई विशेष पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है, तो कुछ पोषक तत्वों की मांग घट जाती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, कि शरीर अगर स्वस्थ है तो हमारी जो पौष्टिक तत्वों की मांग है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पोषक तत्वों की मांग बढ़ती या घट जाती है। बढ़ने का मतलब क्या है? मान लो हमें चोट लग गई, तो चोट से उभरने के लिए हमारे जो चोट लग गई है वो वूंड हीलिंग होनी है, उसके लिए हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। लेकिन घटती कैसे है? मान लो हमें पत्थरी हो गई है हमारे अंदर किसी भी जगह पर। पत्थरी किससे बनती है? प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो पत्थरी बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस समय में हम प्रोटीन जो भी चीज़ें प्रोटीन देती हैं उसकी मात्रा हम कम कर देते हैं। तो इस तरीके से बीमारी पर भी, हमारे स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है कि हमें किन पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता है किस समय पर। लास्ट है हमारा विशेष शारीरिक अवस्था, स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन। ये क्या है? कई विशेष शारीरिक अवस्थाओं जैसे कि गर्भावस्था, स्तनपान अवधि के दौरान, दुर्घटना के बाद, शल्य क्रिया के बाद शरीर की पौष्टिक आवश्यकताएं सामान्य अवस्था की अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाती हैं। स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन, मान लो कोई प्रेग्नेंट है, कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो इन सब के बाद हमारे शरीर की जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो सामान्य से बढ़ जाती हैं, और इस टाइम पे हमें ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हम पौष्टिक तत्वों को ज़्यादा ग्रहण करते हैं इन अवस्थाओं में। आगे हम जानेंगे स्वास्थ्य और स्वस्थता, कि हेल्थ और फिटनेस क्या है, स्वास्थ्य क्या है हमारा और स्वस्थता क्या है, इन दोनों की अलग अलग से परिभाषा जानेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अब हम जान लेते हैं स्वास्थ्य और स्वस्थता ये दोनों क्या हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि स्वास्थ्य और स्वस्थता को एक साथ मिला देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर न केवल रोग मुक्त रहता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित व निरोग महसूस करता है। तो स्वास्थ्य क्या है कि हम सिर्फ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारियों से ही मुक्त रहें, कि हमें कोई बीमारी नहीं है, नहीं, वो मेंटली, फिज़िकली और सोशली भी अपने आप को एक सिक्योर फील करता है कि वो शारीरिक रूप से, हाँ, मैं हष्ट पुष्ट दिख रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मानसिक रूप से वो मेंटली स्टेबल रहता है, सामाजिक रूप से वो सबसे हंस कर मिलजुल कर अच्छे से रहता है। तो ये सारा किसके अंतर्गत आते हैं? स्वास्थ्य के अंतर्गत, कि वह रोग मुक्त भी है, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से भी सुरक्षित व निरोग महसूस करता है। क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाते हैं। स्वास्थ्य के आयाम देख लेते हैं क्या क्या है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या क्या हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है जिसमें वह शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त, सजग तथा रोगों से मुक्त हो।
शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य निम्न से भी है। क्या मतलब है कि शारीरिक स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य है कि वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो, सजग हो, रोग से मुक्त हो। तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो उसके अंदर, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी हो, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा हो, आयु के अनुपात में सही शारीरिक भार तथा ऊंचाई हो, एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और वेट सही हो, उसे अच्छी नींद आती हो, उसकी स्किन ग्लो करती हो, चमकदार त्वचा हो, साफ तथा स्वस्थ दांत हो, सजग तथा ऊर्जावान कि हर वक्त एक्टिव और चेयरफुल रहे, स्वस्थ तथा मजबूत शारीरिक ढांचा, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हेल्दी हो और मजबूत स्ट्रोंग हो, चमकदार आँखें, आँखों में चमक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीली पीली आँखें हैं, डल सी हैं, सामान्य रूप से भूख लगती हो उसको, चमकदार घने बाल, हैवी बाल हो, शाइनी हो, उसमें चमक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जिसकी हैं इट मीन्स उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है। दूसरा आयाम क्या है ये देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य है। मेंटल हेल्थ कैसी है? मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है जिसमें वह अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने, समाज में कार्य करने और जीवन की रोज़मर्रा की सामान्य मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। तो मेंटल हेल्थ क्या है कि वो उसके सोचने समझने की, इमोशनली कोई डिसीज़न लेने की जो उसकी क्षमता है वह ठीक हो, कि वह समाज में क्या कार्य कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको डिसाइड कर सके, उसके अनुरूप कार्य कर सके, अपनी जीवन की रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ठीक ढंग से कर सके। हम कैसे मानेंगे कि कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? उसकी अच्छी मानसिक क्षमता, उसकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो, मानसिक रूप से सजग हो, एक्टिव हो, दूसरों के प्रति प्राणुभूति का भाव हो, मानसिक रूप से समर्थ और सक्षम हो, चिंताओं तथा परेशानियों से निपटने में सक्षम हो कि कोई उसको परेशानी, कोई उसको टेंशन हो, उससे कैसे सुलझना है, उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, उसमें वह सक्षम हो, मानसिक विकारों से मुक्त हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हो। भावनात्मक रूप से स्थिर का क्या मतलब है कि बात बात पर रोना है, बात बात पर गुस्सा करना, बेफालतू में हंसना, ये सारी चीज़ें भावनात्मक कि स्थिर होना चाहिए। किसी सिचुएशन को लेकर ये ना हो अधिक ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हो जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थिर होनी चाहिए उसकी भावनात्मक स्थिति। कठिन परिस्थितियों में उबरने की क्षमता हो कि कोई एकदम से बहुत बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम आ गई है, उस परिस्थिति में उसको कैसे उबरना है, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के उन सामाजिक कौशलों तथा योग्यताओं से है जिनके माध्यम से वह समाज के सदस्य के रूप में कार्य करता है। सामाजिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है कि वो सोसाइटी में अपने क्या योग्यताएं हैं, क्या उसके कौशल है जो वो सोसाइटी में, समाज में अपने कार्य कर पा रहा है, अपने एज ए एक सदस्य कि हाँ वो समाज में उपस्थित है, उसके अकॉर्डिंग समाज के लिए वो क्या कार्य कर रहा है, वो सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हम किसे बोलेंगे, अब ये देख लेते हैं। जिस व्यक्ति में सहन क्षमता तथा सहयोग की भावना हो वो सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। दूसरा सभ्य तथा मधुर व्यवहार हो, जिसका व्यवहार सभ्य हो, मधुर हो, मीठा बोलता हो, वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है। दूसरों के प्रति जिम्मेदारी की भाव हो कि दूसरों के प्रति जिम्मेदारी की भावना जिसके अंदर हो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। लोगों के साथ मधुर संबंध जो बनाए वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है। लास्ट है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति की स्वयं के सामर्थ्य तथा मान्यताओं में दृढ़ विश्वास से है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है, अपने बारे में उसने क्या सोचा हुआ, क्या मान्यताएं बनाई हुई हैं, क्या विश्वास अपने लिए बनाया हुआ है, वो उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहला है नैतिक मूल्य, जैसे सच्चाई, दूसरों की मदद करना, अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना, ये सब उसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है दूसरों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करना, कि दूसरों के प्रति कोई कुछ बोल रहा है, कोई कार्य कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या रिएक्शन देना है, संयमपूर्ण तरीके से उसके साथ बिहेव करे,
ये किसी भी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हमने स्वास्थ्य के सारे आयामों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे स्वस्थता, फिटनेस क्या है, फिटनेस के बारे में अब हम जानेंगे। फिटनेस यानी स्वस्थता क्या है। फिटनेस, स्वस्थता, पुष्टि, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। पुष्टि का तात्पर्य मनुष्य के उन गुणों से है जो उसे कठिन कार्य को पूरा करने में समर्थ बनाते हैं। कि कोई फिजिकली फिट कैसे, कि कोई मुश्किल कार्य है वो कर पा रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, फिट है, उसकी बॉडी फिट है। सरल शब्दों में कहीं तो मनुष्य की बेहतर कार्य क्षमता को ही पुष्टि, फिटनेस कहती है। कि वह कितने अच्छे तरीके से किसी कार्य को कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फिटनेस कहते हैं, पुष्टि कहते हैं, स्वस्थता कहते हैं। सामान्य व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिसे वह थकान अनुभव किए बिना करता है। किसी नॉर्मल इंसान की फिटनेस क्या कहलाएगी, कि वो अपने डेली रूटीन के काम बिना थके, बिना किसी थकावट के कर ले, इसका मतलब वह व्यक्ति फिट है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के पश्चात भी उसमें अतिरिक्त कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए और पुनः शक्ति प्राप्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। कि उसने कोई कार्य कर लिया, उसने उसमें थकान अनुभव नहीं की, उसके बाद भी वो कार्य ख़त्म करने के बाद में भी उसके शरीर में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा बची होनी चाहिए कि वह किसी दूसरे कार्य को कर सके और दोबारा से उस शक्ति को ग्रहण कर सके उस कार्य को करने के लिए। वह व्यक्ति स्वस्थता की स्वस्थ है, वो फिट है, वो तभी कहलाएगा जब उसमें बचा हुआ कोई नया कार्य करने की भी क्षमता हो। पुष्टि के फलस्वरूप वह प्रतिदिन के कार्य भी करता है, मनोरंजन क्रियाओं में भाग भी लेता है और किसी आकस्मिक घटना या समस्या का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो हम उस व्यक्ति को फिट बोलेंगे जो डेली रूटीन के अपने कार्य भी कर ले बिना किसी थकान के, अपने मनोरंजन का कार्य भी कर ले, और बाई चांस कोई एकदम से इमरजेंसी आ जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो वो उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। स्वस्थता शब्द का उपयोग दो प्रकार से होता है। हम दो प्रकार से किसी भी व्यक्ति को फिट कह सकते हैं। सामान्य स्वस्थता, जनरल फिटनेस। जनरल फिटनेस से क्या मतलब है, सामान्य स्वस्थता का तात्पर्य है व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर कार्य क्षमता से, कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है और उसके किसी कार्य को करने की क्षमता भी अच्छी है, वो क्या कहलाती है, उसकी जनरल फिटनेस, सामान्य स्वस्थता। दूसरा क्या है, विशिष्ट स्वस्थता, स्पेसिफिक फिटनेस क्या है। विशिष्ट स्वस्थता का तात्पर्य है किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी स्वस्थता से है, कि कोई स्पेशल कार्य करना है, उसके लिए जो चीज़, जो स्वस्थता होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक फिटनेस, विशिष्ट स्वस्थता कहलाती है। अब हम शारीरिक पुष्टि के घटक देख लेते हैं कि शारीरिक पुष्टि के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पहला है कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस सहनशीलता क्या है, यह निरंतर शारीरिक गतिविधियों के दौरान ईंधन की आपूर्ति करने के लिए शरीर की संचार एवं श्वसन प्रणाली की क्षमता है। कि हमारा शरीर सारा दिन कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। यह एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो हम सांस लेते हैं हमारी लंग्स, इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है, हमारा हार्ट, हमारा दिल। तो हृदय जो कार्य करता है, जो लंग्स, जो फेफड़े हमारा कार्य करते हैं, ये सारा मिला जुला कर क्या कहलाता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सहनशीलता है इन गतिविधियों को अच्छे से करने की, ये शारीरिक पुष्टि का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है मांसपेशियों की शक्ति, मस्कुलर स्ट्रेंथ। यह क्या है, यह किसी गतिविधि के दौरान बल लगाने के लिए मांसपेशियों की क्षमता है। मांसपेशियों की शक्ति क्या है, कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी मांसपेशियां जो बल लगाती हैं, तो मांसपेशियों की हमारी कितनी क्षमता है, बिना किसी थकान के, बिना किसी परेशानी के, जो स्ट्रेंथ हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, इजीली हम कार्य कर पाते हैं, वो कहलाते हैं मांसपेशियों की शक्ति। नेक्स्ट है मांसपेशीय सहनशीलता, मस्कुलर एंड्योरेंस। यह थकान के बावजूद प्रदर्शन जारी रखने की मांसपेशियों की क्षमता है। कि मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और हम थक गए हैं, थकान के बाद भी जो हम कार्य करते हैं, जो वही क्या कहलाती है,
मांसपेशीय सहनशीलता, मस्कुलर एंड्योरेंस, कि हम थकने के बावजूद भी कोई काम को जारी रख रहे हैं। ये किसके अंतर्गत आता है कि हमारी मांसपेशियाँ कितना सहन कर पाती है थकान के बाद भी कोई कार्य करने के लिए। तो ये है मांसपेशीय सहनशीलता। नेक्स्ट है शारीरिक रचना, बॉडी कंपोजिशन क्या है? यह मांसपेशियों, वसा तथा अस्थियों को दर्शाता है। कि किसको दर्शाता है? हमारी किसको दर्शाता है? ये हमारी मांसपेशीय, वसा तथा अस्थियों को दर्शाता है कि हमारी मसल्स, हमारी शरीर में मसल्स की क्या कंपोजिशन है, कितना हमारी शरीर में वसा जो फैट जमा होता है हमारे शरीर में, और अस्थियाँ हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत है। ये बॉडी कंपोजिशन शारीरिक रचना के अंतर्गत आता है। यह स्वास्थ्य और वजन के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारा वेट कैसे बढ़ेगा, कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी कंपोजिशन इनके लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य और वज़न के लिए। नेक्स्ट है गति, स्पीड, कम से कम समय में अधिक दूरी को तय करने की क्षमता को गति कहते हैं। कि हम मिनिमम टाइम में कितनी दूरी तय कर सकते हैं, कितनी दूर चल सकते हैं, वो क्या कहलाती है? गति। नेक्स्ट है शक्ति, किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं। कि सामने से कोई चीज़ आ रही है और उसको हम रोक रहे हैं, उसका प्रतिरोध कर रहे हैं, वो जो क्षमता मांसपेशियों की होती है उसको क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शारीरिक पुष्टि के घटक के अंतर्गत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जोड़ों में अच्छा लचीलापन जीवन की सभी अवस्थाओं में चोटों को रोकने में मदद करता है। हमारी हड्डियों में, जो हमारे जोड़ों में जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उसके बीच में लचीलापन अच्छा है। जितना ज़्यादा लचीलापन होगा उतनी ही ज़्यादा हमें चोट लगने से को रोकने में मदद मिलेगी, कि उतने ही कम हमें चोट लगेगी। लास्ट है संतुलन एवं समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यह व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं होती हैं जो उसे विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से करने के योग्य बनाती हैं। संतुलन और समन्वय, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन क्या है? व्यक्ति की वह योग्यताएं हैं जो किसी भी काम को करने के लिए कि कितने प्रभावशाली, कितने इफ़ेक्टिव वे में और कितने अच्छे से वह कार्य को किया जा रहा है, उसकी में मदद करती हैं बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे अभी हमने पढ़े हैं शारीरिक पुष्टि के घटक कि फिजिकल फिटनेस के हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शारीरिक तथा मानसिक पुष्टि के लाभ, कि कोई व्यक्ति फिजिकली और मेंटली फिट है तो उसके लाभ क्या हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लाभ शारीरिक और मानसिक पुष्टि का, कि हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो उसका सबसे पहला लाभ क्या है? दीर्घायु, हमारी आयु लंबी होती है। अवसाद से बचाव, कि हम डिप्रेशन से बचे रहती हैं। तीसरा है बेहतर शारीरिक ढांचा, कि अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट होंगे तो हम दिखने में, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट है समस्याओं का सामना करने की क्षमता में वृद्धि, कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करने में कैपेबल होती हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा स्तर में वृद्धि, कि अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा अच्छी होगी और हम अच्छे से उस कार्य को कर पाएंगे। नेक्स्ट है शारीरिक शक्ति में वृद्धि, कि फिजिकली हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी कि हम अच्छे से किसी कार्य को फिजिकली कर पाएंगे। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में वृद्धि, अगर हम हर तरीके से हष्ट पुष्ट हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लास्ट है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव, कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली और फिजिकली फिट है, शारीरिक और मानसिक हष्ट पुष्ट है, तो उस व्यक्ति के अंदर बीमारियां होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है, वो बीमारियों से बचा रहता है। इस वीडियो में बेटा हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने इस वीडियो में चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले उद्देश्य पढ़े अपने, भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता के बारे में। फिर हमने पढ़ा भोजन की क्या परिभाषा है, उसके क्या कार्य हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पोषण की परिभाषा। उसके बाद हमने जाना पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, वृद्ध और सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर हमने जाना संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार के बाद हमने जाना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA क्या है। फिर हमने जाना पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
फिर हमने अपनी स्वास्थ्य और स्वस्थता की परिभाषाएं समझी कि स्वास्थ्य क्या है और उसके क्या क्या आयाम हैं। फिर हमने फिटनेस के बारे में जाना, पुष्टि किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा, शारीरिक पुष्टि के घटक कौन कौन से हैं और शारीरिक और मानसिक पुष्टि के लाभ क्या क्या हैं। बाकी का जो चैप्टर रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कुछ समझ नहीं आया है। आज के लिए थैंक यू।